वेनेजुएला को सावधान रहना चाहिए? निश्चित तौर पर वेनेजुएला की जो कुंडली दिखती है, देखिए मैं अभी भी आपको बताऊं, निकोलस बाबू की जो कुंडली है और जो वेनेजुएला की कुंडली है उल्टी है। जब भी मंगल क्या है, ऊर्जा का कारक, युद्ध का कारक, डॉक्टर की चलाई हुई छुरी, सैनिक की चलाई हुई गोली, मंगल है ये। तो जैसे आपने बताया कि कंपनियों की भी आप कुंडली बना देते हो, तो कंपनी लॉन्च करने से पहले लोग आते हो, पंडित जी बता दो जरा। निश्चित तौर पर बच्चा पैदा होने के पहले और कंपनी लॉन्च होने के पहले हमें याद किया जाता है। विश्व युद्ध होने की संभावना 2026 में बनती दिख रही है। विश्व युद्ध ना अब होगा ना आगे होगा, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ। बड़ा युद्ध होने की संभावना। देखिए निश्चित तौर पर ये अभी और भड़कना है, और सूर क्योंकि ईगो है, ईगो से रिलेटेड झगड़े होंगे अब, और खास तौर से अमेरिका और देशों को दबाएगा। ग्रीनलैंड के चक्कर में कुछ यूरोपियन कंट्री भी कहीं ना कहीं भिड़ने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है युवा कास्ट टीवी के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए है कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। ये एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन इनकी जो भविष्यवाणियाँ हुई, चाहे वो नेपाल के गृह युद्ध को लेके हो या ऑपरेशन सिंदूर को लेके, वो इतनी ज़्यादा सुर्खियों में रहीं कि इनके रील्स वीडियो इतने वायरल हुए, ये बहुत से नेशनल टीवी पे जाके भी आपको एस्ट्रोलॉजी के संबंध में रोज़ चर्चा करते हुए भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक भट्ट जी आपका इस स्पेशल पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सौरभ जी? आज तो आपको इसलिए बुलाया है हमने इस पॉडकास्ट में स्पेशली कि आपकी जो भविष्यवाणियाँ हैं युद्ध को लेके, यहाँ ये होगा चाइना का भारत से, अमेरिका का ईरान से, नेपाल का गृह युद्ध, ये सब कैसे पता लगा लेते हो आप? देखिए, जैसे नेपाल वाले युद्ध में मैं एक भारत के नामी चैनल में बैठा था। अब उस समय ग्रहण हुआ, और ग्रहण के बाद दो चीजें बड़ी लाजमी हैं। एक भूकंप, क्यों टेक्टोनिक प्लेट्स में परिवर्तन आता है, वो मैंने समझाया उसमें। दूसरा उथल पुथल युवावस्था में, क्योंकि वहां ही सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो होता है और ब्लड गर्म होता है। तो जेन जी ने क्या कर दिया, नेपाल परिवर्तन, और कहीं ना कहीं उसी समय रशिया में भूकंप आ गया। तो इसलिए जो ये ग्रह गणना है, देखिए, और ये पूरी तरह से गणित है, ज्योतिष और साइंस है। अगर आप इसकी सही तरीके से गणना निकाल लेते हैं तो तिवारी जी ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए एक साधक होना भी जरूरी है और ज्योतिष का मर्मज्ञ होना जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में तो रासे राहु रासे रील है, हर आदमी रीलबाज है। तो वो एक समस्या है कि आप अगर गहराई में जा रहे हो सब्जेक्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। तो ये सब भविष्यवाणियां, आपको याद होगा पहले हमारे, जब हम लोग छोटे रहे थे, हमारे पूर्वज बड़े आसानी से सब बता देते थे, फला पंडित जी ने कहा, वो हो जाता था। अब वो नहीं होता है, क्योंकि ये हर गली मोहल्ले में जो ये कल्चर हो गया है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो राहु या ज्योतिष का ज्ञाता है उसे आज भी आता है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया था, इनको राहु स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है जी। और राहु अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, मुझे सोशल मीडिया में, तो मेरे वीडियो सब वायरल है और सब मिलियंस में है। तो राहु स्पेशलिस्ट नाम ऐसे पड़ गया कि मैं राहु पर बहुत लिखता था। पहले मैं ब्लॉग लिखता था, तो हमने अखबारों में भी बहुत लिखा है। उसके बाद अब टीवी में भी आए, तो मेरा पहला शो ही राहु से शुरू हुआ था कि राहु को आप समझाइए, और वो बड़ा मैसिव हिट हुआ। वहीं से ही मुझे उसी की लाइन मिल गई, आप ये कह लीजिए। तो ये कहिए कि राहु देव का आशीर्वाद है। वैसे अमूमन देखा गया है कि राहु केतु शनि, इनसे बड़ा डर के रहते हैं लोग। डरना मना है, सावधान रहना है। अच्छा, डरना इसलिए है क्योंकि इससे डर के आगे जीत है। और इसलिए क्योंकि खास तौर से आप सूर्य के नाम पे पैसा नहीं देंगे, शनि राहु केतु के नाम पे तुरंत झोला भर देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए डराया भी जा रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं, निश्चित तौर पर, क्योंकि एक न्याय अधिकारी है, एक सबसे बड़ा अकाउंटेंट है संसार का राहु, सबसे बड़ा अकाउंटेंट, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हैकर कोई है इस संसार में तो राहु है वो। सबसे बड़ा सीए वही है, शुक्र बृहस्पति से बेहतर सीए है वो। तो उससे आप उलझ नहीं सकते। तो उसका डर है, और उस डर को जिस तरह से बेचा जाए, इसलिए राहु के नाम पे लोग डरते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, डरना मना है, सावधान रहना है। तो आप बताइए कि वेनेजुएला को सावधान रहना चाहिए? निश्चित तौर पर वेनेजुएला की जो कुंडली दिखती है, देखिए मैं अभी भी आपको बताऊं, निकोलस बाबू की जो कुंडली है और जो वेनेजुएला की कुंडली है उल्टी है। जब भी मंगल क्या है, ऊर्जा का कारक, युद्ध का कारक, डॉक्टर की चलाई हुई छुरी, सैनिक की चलाई हुई गोली, मंगल है ये।
जहां रक्त आ गया वो मंगल है, वो डॉक्टर की छुरी भी हो सकती है और सैनिक की गोली भी हो सकती है। तो वहां वही हुआ। और हुआ क्या है, वृश्चिक राशि में वेनेजुएला की कुंडली में मंगल है, वृश्चिक राशि का स्वमंगल हो गया अपनी राशि का, और निकोलस के में वो नीच का हो गया। तो जब शासक और आपकी कुंडली, देश की कुंडली अगर प्लैनेट अपोजिट हो जाए तो निश्चित तौर पर दिक्कत होती है। जैसे मोदी जी की वृश्चिक लग्न का मंगल है, तमाम उपलब्धियां मिल रही हैं देश को। इसीलिए तो अब आपके घर के मुखिया की कुंडली कमजोर है और उसमें होने वाला जो बच्चा है उसकी मजबूत है, तो क्या आपस में बनेगी नहीं? तो निश्चित तौर पर ये दिक्कतें रहनी ही रहनी है, और ये वेनेजुएला में दिक्कत आने वाले समय में भी रहेंगी। और आप ये मान लीजिए, अगर आपने निकोलस से पार नहीं पाया, निकोलस को नहीं हटाया, तो अब तो राष्ट्रपति दूसरी शपथ ले चुकी हैं, लेकिन अगर ये रहे कहीं ना कहीं राजनीति की धुरी पर, तो ये मान लीजिए कि दिशा और दशा दोनों ही वेनेजुएला की बिगड़ जाएगी, जो कि एक समय पे साउथ अमेरिका का सबसे रिचेस्ट कंट्री रहा है, तेल का जड़ गढ़ रहा है वो। तो कहीं ना कहीं वहां दिक्कतें आएंगी, और वेनेजुएला की कुंडली दिखती है 2026 में बड़ी परेशानियां आने वाली है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये कुंडली आप लोग बना कैसे लेते? मतलब हर देश की कुंडली, हर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कुंडली, वेनेजुएला की भी कुंडली बना रखी है आपने, कैसे बनाई? तो आप जब जिला कानपुर में पैदा हुए थे, हाँ, तो कोई समय था, हाँ, रहा होगा, ठीक कोई है, साल भी रहा होगा, कोई दिन भी रहा हाँ, होगा, कोई अस्पताल भी रहा होगा, या तो देहात होगा या शहर हाँ, होगा, हाँ, कहीं ना कहीं थे। हाँ, वैसे ही जब नेहरू जी ने कहा कि भारत आज़ाद हुआ, हाँ, 15 अगस्त रात के 12 बजे हम्म, रेडियो में बोलना शुरू किया कि हाँ 000, वो कुंडली बन गई। अच्छा, न्यू दिल्ली राजधानी थी, यहीं शपथ ली जा रही थी, यहीं से ऐलान हुआ था, वो कुंडली हो गई। वही वेनेजुएला के साथ हुआ, वही अमेरिका के साथ हुआ, वही किसी के साथ भी होता है। जब आजाद आप वो हुआ। छोड़िए, मैं तो कंपनियों की कुंडली बनाता हूँ। मैंने बीएसएनएल की कुंडली बनाई थी, कहा था 2009 से तुम डूब जाओगे। एक बड़े अधिकारी हैं बीएसएनएल के, सीनियर आईटीएस ऑफिसर, मैंने उनको ये बोला था बीएसएनएल अब डूबेगा, क्योंकि बीएसएनएल और टेलीकॉम इंडस्ट्री, पहले मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम थे सारे, फिर बीएसएनएल के एम्प्लॉई हो गए। जिस दिन बीएसएनएल की आधारशिला रखी गई, उसके हिसाब से कुंडली बना दी। तो ये तो बड़ा आसान है कि आप देशों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन ज्योतिष की मर्मज्ञता के बारे में निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। मुझे कभी कभी बड़ा वो लगता है, जैसे आपने बता दिया कि आप कहीं पैदा हुए होंगे अस्पताल में कहीं पे, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान लगभग एक समय हुआ, नहीं, एक दिन पहले हुआ, इतना परिवर्तन आ गया दोनों की कुंडली में। निश्चित तौर पर 2 मिनट में आ जाता है। एक भुखमरा मर रहा है और यहाँ हम तरक्की कर रहे हैं। लग्न, हाँ। मेष लग्न, हमारी वृषभ लग्न। मेष लग्न का व्यक्ति पूरी जिंदगी जितनी मेहनत करता उतना फल नहीं मिलता। वृषभ लग्न लग्जरी लग्न कही गई है। हमारी शासक की कुंडली अगर अच्छी नहीं है तो इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखो, भारत की जो इनकम है कैप्टिवा, पर कैप्टा इनकम बहुत ज्यादा है, इसीलिए पाकिस्तान से, क्योंकि हम वृषभ लग्न में है। शनि योग कारक है हमारा चंद्रमा तृतीय भाव में, अपने ही भाव में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, पराक्रम के भाव में, तो वापस पराक्रम मिल रहा है। क्यों? मोदी जी का भी चंद्रमा मजबूत है। तो यही सारे ताना बाना है ज्योतिष का। तो जैसे आपने बताया कि कंपनियों की भी आप कुंडली बना देते हो, तो कंपनी लॉन्च करने से पहले लोग आते हो, पंडित जी बता दो जरा। निश्चित तौर पर बच्चा पैदा होने के पहले और कंपनी लॉन्च होने के पहले हमें याद किया जाता है। बताओ पंडित जी, कब लॉन्च करें? हाँ? बिल्कुल, वो होना भी चाहिए। सिजेरियन भी कब, कैची चलानी वो भी। अब सिजेरियन जब लिखाई हुआ है तो भाई हमारे हिसाब से चलवा लो ना। और अब तो होने लगा है, और मैं तो मिनट सेकंड तक देता हूँ गणना की ये बेस्ट है, नौमांस तक नहीं बदलना चाहिए। इसलिए चलिए इस पे फिर कभी आएंगे। अभी आज के पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, जो स्थिति बनी हुई है। बहुत से पॉडकास्ट मैंने करे 2026 पे, और आप लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजर आए बहुत, और उन्होंने बड़ा डराने का भाव से कहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, युद्ध की स्थिति भी बनेगी 2026 में। ये भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने कहा मुझे। इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है, इंडिया बांग्लादेश का हो सकता है, अमेरिका ईरान। मुझे ये बताइए, क्या कहीं से आपको ये लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना 2026 में बनती दिख रही है? विश्व युद्ध ना अब होगा ना आगे होगा, डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। ये सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन युद्ध होगा, क्योंकि 2025 मंगल का साल था। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है ज्योतिष में, तो हर जगह विध्वंस देखा। प्लेन उड़ा नहीं कि गिर गया, ऐसा कभी नहीं देखा था भारत ने पहले। प्लेन क्रैश होते थे, ऐसा नहीं कि गया और गिर गया। और मारा भी किसको? डॉक्टरों को। किस डॉक्टर कौन होते हैं? मंगल के। अच्छा, मंगल ग्रह, जहां ब्लड, जहां दवा, हाँ, जहां आपने छुरी चलाने का काम, वो सब डॉक्टर का काम है। हाँ, और मंगल ग्रह से प्रेरित होते हैं। बिना अच्छे मंगल के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर्स मेरे पास बहुत आते हैं, सबका मंगल स्वग्रही है या अपनी राशि में या उच्च का है।
तो निश्चित तौर पर उसी वजह से अब सूर्य है, सूर्य भी अग्नि तत्व का कारक है, प्रताप का कारक है, तो अब ईगो की लड़ाइयां होंगी। पिछली बार तो जबरदस्ती की लड़ाइयां थी, पिछली बार तो कब्जे की लड़ाई थी, मंगल कब्जा है, गुंडा भी कहा गया ज्योतिष में। तो निश्चित तौर पर अब ईगो की लड़ाई होगी, सूर्य है। अब वेनेजुएला में क्या हुआ तिवारी जी, ईगो की लड़ाई तो थी वो। अमेरिका ने ईगो की वजह से तो हमला कर दिया और उठा लाया वहां के बंदे को कि देखो हम कौन है। सूर्य राजा है, कहता हम राजा हैं, और राजा सिर्फ एक ही होता है, तो वो उठा लाया। तो वही चीजें अब और होंगी। तो बड़े कंट्री अब छोटे कंट्रियों को दबाएंगे, और इसकी विभीषिका भारत पाकिस्तान भी देखेगा, वो भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। युद्ध हो सकता है, 100% युद्ध हो सकता है, और 2026 में भीषण होगा। इस बार 56 इंच का पूरा आपको नक्शा देखने को मिलेगा, नज़ारा दिखेगा, बिल्कुल मिलेगा। कब तक हो सकता है, किस महीने में? मई का महीना क्रूशियल दिखता है, एक अप्रैल मई का महीना दिखता है, एक छिटपुट घटना फरवरी में नजर आती है, उसका सितंबर तक तो निश्चित है ही है। और इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे भारतवासी, और ये युद्ध ज्यादा होगा, क्योंकि अब सूर्य का साल है। मंगल में तो तब भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, क्योंकि सिंदूर भी लाल कलर का, मंगल का साल किया, इसके बाद रोग भी दिया। अब सूर्य है फुल एंड फाइनल। अच्छा, इसके अलावा कहीं पे आपको दिखता है कि बड़ा युद्ध होने की संभावना? देखिए निश्चित तौर पर ये अभी और भड़कना है, और सूर्य क्योंकि ईगो है, ईगो से रिलेटेड झगड़े होंगे अब, और खास तौर से अमेरिका और देशों को दबाएगा। ग्रीनलैंड के चक्कर में कुछ यूरोपियन कंट्री भी कहीं ना कहीं भिड़ने वाले हैं। तो अब स्थितियां गंभीर है। भारत पाकिस्तान की कुंडली को अगर एनालिसिस किया जाए 14 अगस्त और 15 अगस्त, तो निश्चित तौर पर भारत 20 पड़ता हुआ दिख रहा है। तो इसी बार मैं कह रहा हूं फुल एंड फाइनल होगा। उसके साथ गृह युद्ध अभी भड़केगा। जो आपने बानगी बांग्लादेश में देखी, वो और होने वाली है। एक और टर्बुलेंस आना है, क्योंकि ये शुरुआत है। एक नंबर जो 0 से 9 साइकिल होती है तिवारी जी, उसमें पहला नंबर है। अब ये क्लीन करते हुए चलेगा। 9 तो उसने बहुत क्लीन कर दिया, जब 2025 में आपने देखा बहुत लोग साफ हुए। 2026 यहां से नई नींव रखी जाएगी, और निश्चित तौर पर अब आप देखेंगे कि आने वाली स्थितियों में जो भी बड़े कंट्री वो छोटे को दबाएंगे। चाहे इजराइल हो, वो फलस्तीन उसने खत्म कर दिया, प्लेन बना दिया, अब वही काम वो ईरान इराक के साथ कर सकता है, वही भारत पाकिस्तान के साथ कर सकता है कि पीओके में भी घुस गया, बलूचिस्तान में भी घुस गया और सबक सिखा के आया। और बांग्लादेश में जो दिख रहा है वो सत्ता पलट अभी एक बार और होगा, युद्ध जैसे हालात फिर से बनेंगे। लेकिन भारत का डायरेक्ट युद्ध बांग्लादेश से नहीं दिखता है, लेकिन पाकिस्तान से दिख रहा है। पाकिस्तान मुझे किसी ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि तिवारी जी एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ जो कोई नहीं बोल रहा है, वो ये कि इंडिया का पाकिस्तान से युद्ध होगा, और उस युद्ध में चाइना, बांग्लादेश, यूएसए, ये सब पाकिस्तान का साथ देंगे। जहाँ तक रसिया जो है, जिसको हम बहुत घनिष्ठ मित्र मान के चलते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। देखिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ये इम्पॉर्टेंट है। आज भारत की जो कुंडली दिखती है, हमारे शासक, क्योंकि पिता महत्वपूर्ण होता है। जिस घर में पिता मजबूत है, जैसे कि अगर गांधी परिवार की बात करें तो गांधी मजबूत है ना, तो पूरी जितनी जेंट्री आ रही सब मजबूत हो गई ऑटोमेटिक। तो पिता मजबूत है। 2021 से 2028 मोदी की मंगल की महादशा चल रही है, इस समय कोई नहीं टिक पाएगा। हाँ, अपरोक्ष रूप से आप पीछे से 4 हथियार और सप्लाई कर दे बांग्लादेश, चाइना भी करेगा ये सब, आप निश्चित तौर पर ठीक है। लेकिन परोक्ष रूप से किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे फटे में अब टांग डाले। अच्छा, ये निश्चित है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो वैश्विक स्तर पे जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं आपको कभी ये लगता है कि परमाणु युद्ध हो सकता है? इसकी आशंका, क्योंकि देखिए परमाणु युद्ध खास तौर से वो एक केमिकल है, वो मंगल का कहीं ना कहीं पूरा काम है, और भड़काने का काम हर चीज को, आपको भी भड़काने का काम, मुझे भी भड़काने का काम राहु करता है। तो उसका नहीं दिखता 26 में कुछ भी ऐसा। तो 2026 में परमाणु युद्ध की कोई भी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। हाँ, युद्ध होंगे, क्योंकि अब देखिए मंगल का साल बीता, शनि का साल था उसके पहले, अब सूर्य का साल है। अब हम धीरे धीरे साइकिल में आगे बढ़ रहे हैं। अब जो युग है वो युद्ध का युग नहीं रहा। तो अब इंटेलिजेंस से युद्ध होंगे कि आपकी साइटें हैक हो गई, आपके चोट वहां देंगे जहां पे निश्चित तौर पर ऐसी चोट हो जो कि दूर तक आपको जख्म दे जाए। और इसलिए परमाणु युद्ध की कोई भी कल्पना आने वाले समय में 2026 में मैं नहीं कर पा रहा। चलिए, ये तो अच्छी बात बताई आपने, कम से कम ये ना हो। और जो युद्ध है उसकी भी देखिए कितनी, हम लोग जो एक समझते थे युद्ध होने
का आज से 10-15 साल पहले जो होते थे। सैनिक जा रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब देखिए कि पता ही नहीं चलता है, मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन चल उधर ड्रोन चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से कहाँ युद्ध हो रहे हैं। ड्रोन क्यों चल रहे हैं? और आपकी वेबसाइट आपकी हैक कर रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी आपको ख़राब कर रहे हैं। तो परिवर्तन आ गया है काफ़ी, युद्ध लड़ने की जो स्थितियाँ थी वो अब पहले जैसे नहीं हैं, और अब रहेंगी भी नहीं। क्योंकि देखिए, कलयुग के राजा राहु को कहा गया है। राहु क्या है? टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा कहता हूँ, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है, मोह है, माया है, मिथ्या है, जिसे कोई समझ ना पाया है। आप आके कहीं ना कहीं राहु पे ही आते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि कलयुग के राजा हैं। अच्छा, कि आज की डेट में जो रील्स चल रही हैं कि शराब पिए ना पिए, बताइए इस तरह की रीलें चलनी चाहिए क्या? ये राहु तो करवा रहा है। ज्योतिष ही उसमें इंटरेस्ट ले लेके उसमें मसाला डाल रहे हैं। ये राहु है। तो अब, और राहु क्या है? एक मिरर, वर्चुअल छाया। छाया पकड़ सकते हैं कभी नहीं, जितना आगे बढ़ते हैं छाया और आगे बढ़ जाती है। तो राहु क्या करेगा? युद्ध उसी तरह से करवाएगा। एआई के युद्ध होंगे, एयर ड्रोन से होंगे। ड्रोन क्या है? टेक्नोलॉजी। राहु बुद्ध आ गए वापस। और कहाँ होता है? हवा में। आकाश तत्व का मालिक कौन? बृहस्पति। और आकाश का जैसा एक्सपेंशन किसके पास है कुंडली ज्योतिष के आधार पर? राहु। तो निश्चित तौर पर अब युद्ध इसी से होंगे। सैनिक जा रहे हैं, सामग्री पहुंचा रही है। आपने भी 10 किलो आटा दिया था कारगिल के जमाने में, वो सब जमाने चले गए। अब ड्रोन भेंट करिएगा। हाँ, सही बात है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार करती हैं, अब ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, जो अग्निवीर योजना आई और उनका जो टेन्योर था कम कर दिया, 4 साल या 5 साल की नौकरी कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा होगा कि अब थोड़ा सा हमें कम करने की ज़रूरत है, या जितने हैं उतने मेंटेन रखें हम। निश्चित तौर पर अब एआई एंकर आ गए हैं तिवारी जी। हाँ, हम लोग की जरूरत खत्म है। एआई ज्योतिष भी आ गए। एआई ज्योतिष भी आपका काम भी खतरे में है। हाँ, सब खतरे में भाई। यहाँ भी राहु है, यहाँ पे भी राहु है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहु को ऋषि पराशर लिखते हैं वर्चुअल प्लैनेट। तो आर्टिफिशियल क्या है? वर्चुअलिटी तो है। तो निश्चित तौर पर वही है। इंटेलिजेंस सुना था जो कि बुध, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र देते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझिए बात को। मतलब राहु कहीं घूम फिर के आएगा। निश्चित तौर पर बोलबाला है और आगे भी रहेगा। छल कपट से ही जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो क्या होगा? मतलब जो संत प्रवृत्ति का है, जो संत प्रवृत्ति का है, उन्हें आप बुलाते ही कहाँ है पॉडकास्ट में? जो एकदम घोर संत है उसे बुलाते नहीं है। जो मध्यम है हमारे जैसा, वो आते ही नहीं है। जो तालमेल बैठा रहा है वो तब भी चला जाता है। बाकी सब तो वही है जो राहु डोमिनेटिव है। और वही युद्ध में भी दिख रहा है। भाई क्या हुआ? हमें बेवकूफ बनाया। उसने कहा कि हमने युद्ध रोक दिया पाकिस्तान ने, फिर लेकिन हमला कर दिया था। याद है आपको? वही स्थितियां 2026 में पाकिस्तान के साथ फिर दिख रही हैं। छल कपट से वापस युद्ध होगा। प्रतीक जी, मुझे अमेरिका को लेके भी कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि इस बार यूएस डॉलर बहुत कम हो जाएगा, उसकी वैल्यूएशन कम होगी, और अमेरिका का भविष्य ट्रंप के हाथों में बहुत खतरे में दिखता है। आपका क्या मानना है? फर्जी भविष्यवाणी है। फर्जी है? हाँ। अच्छा, क्यों? कुंभ लग्न उदय होती है ट्रंप की। आप ट्रंप सत्यानाश करके जाएंगे यूएस का। ये भविष्यवाणी मैं डंके की चोट पे फिर वह कर रहा हूं। लेकिन अमेरिका डाउन होगा, लेकिन डॉलर कम हो जाएगा, इस हाहाकार की स्थितियां हो जाएंगी, ये नहीं दिखती। ये स्थिति अगर कोई कहे 2028 से, तो तब दिखती है मुझे। 2028 से बहुत तेज डिटोरिएट हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आप देखें, और वहां पे इस समय अमेरिका नंबर 1 पे है, और खास तौर से सूर्य कमजोर है अमेरिका की कुंडली में, ट्रंप की कुंडली में। और साल किसका है? सूर्य का। तो सूर्य आरोग्यता के कारक, आत्मकारक। तो कभी भी कोई पिता अपने पुत्र का नुकसान नहीं करता। 26 में इस तरह से नुकसान नहीं होंगे, नुकसान 28 से होंगे। और 28 के बाद कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी डाउनफॉल यूएस की इकोनॉमी में। पैसा रुपया गिर सकता है उनका, डॉलर गिर सकता है उस हिसाब से। तो निश्चित तौर तब होगा। 26 में ये भविष्यवाणियां नहीं दिखती। नहीं, कहीं ना कहीं देखा है, अमेरिका हर जगह कहीं ना कहीं दादागिरी करने की कोशिश करता है। और हर आदमी को थोड़ा सा ये लगता है कि जब किसी की दादागिरी बढ़ती है तो कोई शेर को सवा शेर भी चाहिए। एक बार पुतिन और किम जोंग जब साथ आए थे तो लोगों को लगा था ये दोनों मिलके ट्रम्प को दबाएंगे, यूएस को दबाएंगे। उनसे थोड़ा सा लगता है, मुझे डरते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि पुतिन साहब की कुंडली जो तुला लग्न की कुंडली है, और इतनी मजबूत कुंडली है पुतिन की कि मैं अभी जब उनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा था तो मैंने यही पाया कि भाई 11वें का स्वामी इतना मजबूत, सूर्य उनका मजबूत, और शुक्र जबरदस्त, बुध जबरदस्त। अब आप देखिए 20 साल पहले भी जब पुतिन को देखते थे तब भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं। समझ नहीं आता है कौन सी जड़ी बूटी खा रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत मजबूत कुंडली लेके आए। हाँ, आपने एकदम सही नाम लिया, पुतिन।
वहां तो वो दब सकते हैं, लेकिन जहां वो दब सकते हैं वहां मित्रता कर लेते हैं ट्रंप बाबू। तो निश्चित तौर पर सिर्फ एक रशिया है जो दिखता है, वो उसे दबा सकता है। और वहां के शासक की कुंडली तुला लग्न उदय होती है, मजबूत कुंडली। तुला लग्न वैसे भी जीत की कुंडली है, तराजू है, बैलेंस है, तो बैलेंस बना के भी आता चलना, और जब धमकाना होता है धमकाना भी आता है। क्यों? 11वां भाव लाभ स्थान में सूर्य की राशि उदय होती है सिंह, और लाभ किसी का भी हो सकता है, सत्ता का, पद का, प्रतिष्ठा का, वाइफ का, बच्चे का, धन का, नौकरी का। तो वही हो रहा है पुतिन जी को। और किम जोंग के बारे में क्या कहेंगे? उनकी किम जोंग डोंग, किम जोंग नहीं, किम डोंग बोलिए उसका। किम जोंग है ही नहीं। अच्छा। किम डोंग वो भी राहु का है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर सिर्फ डराना धमकाना, कुछ नहीं होगा। फर्जी भोकाल, फर्जी भोकाल कनपुरिया में बोल अगर कनपुरिया बोले फर्जी रंगबाजी, फर्जी रंगबाजी है। चौराहे पे खड़े होके मतलब झाड़े रहो 72गंज, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, तो हम कहते हैं झाड़े रहो 72गंज उसके लिए। कि मतलब क्या तुमने बेवकूफ बना रखा है वर्ड को, कहीं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, नॉर्थ कोरिया की जब कुंडली बनाई, किम जोंग की कुंडली नहीं है, तो ये जरूर नजर आया कि परमाणु के जो भी एटम बम है इसके और भी ये कहीं ना कहीं टेस्टिंग करेगा, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को 2026 में दिक्कत हो सकती है। अच्छा। लेकिन जोंग का ढोंग जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं, कानपुर में बोला जाता है ना, बकैती मत करो, तो वही है और कुछ नहीं है। बकैती लेकिन चालू रहेगी। प्रतीक जी, पहले तेल को लेके बड़ा मारामारी रहती थी, अब तेल का यूजेस कहीं ना कहीं घट रहा है, कुछ विकल्प भी आ गए हैं। अब लेकिन मिनरल्स को लेके कहीं ना कहीं ये तनाव बढ़ रहा है। जैसे यूएस और वेनेजुएला का हाल में जो हुआ है, तो बताते हैं कि वहाँ पे वेनेजुएला में मिनरल्स की बहुत खदानें हैं और बहुत मतलब स्रोत वहाँ पे उपलब्ध हैं। इसको लेके भी आप कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं? देखिए, आने वाला भविष्य मिनरल्स और तेल का ही है। तो तेल के खेल में कईयों के मेल होंगे। आपने रशिया से हमारी दोस्ती कैसे प्रगाढ़ हुई? तेल के चक्कर में। और क्योंकि हमने सस्ता तेल उठाना शुरू कर दिया वहां से, और बेहतर हो गई पुतिन साहब से। तो इस तेल के खेल में कईयों के मेल होंगे, उसकी वजह समझिए। और इसकी आग 2025 से पहले ही लग चुकी है। अच्छा। 2025 से, क्योंकि मंगल का साल है। मंगल क्या है? तेल। शनि और मंगल पेट्रोल। नीचे से आप जब खुदाई करके निकालते हैं, वहां से जो कोयला निकलता है वो शनि है। जो केमिकल और मंगल में निकलते, केमिकल और तेल निकलते हो मंगल है। अच्छा। तो वही चलेगा, और उसकी वजह से कई युद्ध होंगे। नॉर्थ ईस्ट छोड़ दीजिए, खास तौर से जो भी वर्ल्ड का पार्ट है, उसके अलावा आप गल्फ कंट्रीज छोड़ दीजिए, यहाँ मामला ठीक है। लेकिन खास तौर से वेस्ट में इशू रहेगा ही रहेगा। और अभी इस तरह के युद्ध, इसीलिए ग्रीनलैंड जो है वहां पे मिनरल्स का ही लफड़ा है। वहां पे भी यही होने वाला है, और वहां पे भी अमेरिका की नजर अटक गई है। तो ये जारी रहेगा, और इसकी विभीषिका आगे तक पहुंचेगी। फिर आप कह सकते हैं, क्योंकि 2026 में तो नहीं, 27 जब चंद्रमा का समय है, वहां पे 27 और 28 में ये ज्यादा बढ़ेगा, और 28 से फिर कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में आना शुरू हो। ट्रंप ने अभी कल एक ट्वीट किया है नाटो के लेके। नाटो में भी क्या कुछ आप देख रहे हैं कि इसका भी विघटन हो सकता है? ट्रंप का ट्रम्प कार्ड अब चलेगा नहीं। अच्छा, अब नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने यूक्रेन के साथ जो किया, उसके चक्कर में नाटो और करीब आ गया। और अगर मैं यूरोप की अब कुंडली बनाऊं, यूरोपियन यूनियन की, जब उसकी आधारशिला रखी, तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि का कहीं ना कहीं वहां पे बोलबाला है पूरी कुंडली में। तो वो इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें पता है कब कहाँ कैसे करवट लेनी है। और उनकी कुंडली दिखाती है तिवारी जी कि चौथा भाव जब मजबूत हो जाता है, चौथा भाव जनता का है, चौथा भाव सुख का है। तो सुख और जनता को मिलता रहेगा। आज भी इटली की जो मेडिकल सर्विसेज है वर्ल्ड की बेस्ट है। आज भी यूरोप की कई चीजें बेस्ट हैं। जिन गाड़ियों से आप घूमते हैं, फॉक्सवैगन और फलाडेका, सब यूरोप की हैं। तो अभी भी जारी रहेगा। नाटो के साथ कहीं ना कहीं युद्ध नहीं दिखता। यूरोपियन यूनियन की कुंडली स्ट्रांग है। और 26 में तो मुझे ये भी दिखता है कि जर्मनी और फ्रांस कहीं ना कहीं बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेंगे, जो उनकी कुंडली दर्शा रही है। 2026 में बहुत से इलेक्शंस होने हैं, और अगर राजनीति की बात करूं तो बहुत से कयास लगा जा रहे हैं कि ये इस्तीफा दे देंगे, ये नए बनेंगे, यहाँ का इलेक्शंस बहुत खतरनाक होने वाला है, इस बार दंगे हो जाएंगे, इस तरह से करके बहुत सी भविष्यवाणियाँ आई 2026 को लेके। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस बार सबकी नज़र जिसके ऊपर है वो है बंगाल का इलेक्शन। ममता दीदी और बीजेपी, क्या होगा इस बार? बंगाल कंगाल की होने की नौबत पे है। अच्छा। जिसकी बानगी 25 तक हमने देख ली।
2026 सूर्य का साल है और सूर्य एकादश भाव में मोदी जी के बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री तो डिक्लेयर करते नहीं है, तो चुनाव किसके नाम पे लड़ा जाएगा? मोदी जी के नाम पे। एकादश भाव ज्योतिष में लाभ है, तो निश्चित तौर पर सत्ता का लाभ होगा। और वैसे भी मैं उनकी कुंडली देख के हमेशा कहता आया हूं, सूर्य का अधिकार, शनि का शासन, जारी रहेगा मोदी का प्रशासन। यानी दीदी जा रही हैं इस बार दीदी की जो, अब जब मैंने दोनों की कुंडलियां बनाई, देखिए टीएमसी की, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पार्टी की कुंडली इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मोदी, ममता एंड बीजेपी और टीएमसी, जब चारों की कुंडली बनाई तो ये साफ नजर आ रहा है कि इस बार, क्योंकि देखिए जब पहली बार चुनाव हुए थे इसके पहले 21 में, तब स्थितियां अलग थी। क्यों? 5 नंबर का साल था। इस बार सूर्य प्रभावी हैं और सूर्य मोदी जी का जबरदस्त मजबूत है, तो फाइट नेक टू नेक है, पहली बात। दूसरी चीज, वहां पे मोदी जी 20 पड़ते हैं, लेकिन जैसा कि कई लोग अब ये कह रहे हैं कि बंगाल में सूफड़ा साफ हो जाएगा ममता का, ये गलत है। दीदी की दादागिरी अभी भी चलेगी, निश्चित तौर पर चलेगी, लेकिन अब वो प्रभाव नहीं रह जाएगा, और खास तौर से मोदी जी का वो चीज यहाँ पे इस बार बीजेपी की वो चीज उनकी कुंडलियों में बेहतर दिखती है। तो आप ये समझ लीजिए 2026 बड़ा फेरबदल, जो बंगाल को कंगाल कर दिया था, अब कहीं ना कहीं वो माला माल हो सकता है। यानी दोबारा दीदी नहीं आ रही? दोबारा दीदी आएंगी तो एकदम नेक टू नेक है फाइट। और जहां तक अभी तक जितना मैंने पढ़ा है कुंडली को, अभी एक बार डेट और आ जाए, वो महीने, किस महीने चुनाव हो रहे हैं, तब जनता की बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रत्यंतर अंतर में आप गुजर रहे हैं, उस समय जनता की भावनाएं क्या होंगी उस दशा में, वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब और गहराई कहा जा सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझसे प्रेडिक्शन मांगेंगे तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है वहां पे, लेकिन मार्जिनल छोटे से एज से। जैसे आपने कहा अभी कि मोदी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, तो चुनाव जब लड़ रही है तो पार्टी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है। एक समय में कहा जाता है इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा कहा जाता था। आज अगर यही बात बीजेपी के लिए कहा जाए कि मोदी एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, आप भी मोदी की कुंडली देख के बता रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताइए कि क्या मोदी को हटा दें तो बीजेपी मतलब कुछ नहीं? वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक राशि योद्धा की राशि है ज्योतिष शास्त्र में। यहां पे लग्न में चंद्र और मंगल एक साथ बैठे, मंगल वहां के अपनी ही राशि होके लग्न में पहले भाव में बैठ गए, मतलब लग्न मतलब जीवन, वहां पे चंद्रमा उसके साथ, चंद्रमा नवम भाव के स्वामी, नवम भाव क्या होता है? भाग्य। भाग्य और जीवन एक साथ हो गए, तो मैं क्या कहता हूं हमेशा, जिसके में ये योग बन जाए, जैसे जैसे जीवन बढ़ता है भाग्य अच्छा होता जाता है। तो पहले आरएसएस के कार्यालय में सफाई करी, उसके बाद दिल्ली आए संगठन मंत्री, और फिर एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य प्रभावी है, तो 2001 बार बस सत्ता मिल गई, उसके बाद अंतिम क्षण तक ऐसे व्यक्ति से सत्ता दूर नहीं जा सकती। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं, बीजेपी का पर्याय निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी हैं। उनकी कुंडली जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि सत्ता जा ही नहीं सकती। अगर उन्हें हटा दें तो यकीन मानिए, क्योंकि आपके मुखिया भाई, आप जहां नौकरी करते हैं या मैं कहीं अगर नौकरी करता हूं, उसकी कुंडली और आपकी कुंडली इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दोनों की बेहतर है तो अच्छा समय है, अगर आपकी खराब है तो कंपनी फायदे में होगी, लेकिन तब भी हो सकता है आपकी सही ना चले, अधिकारियों से ना बने। यहाँ दोनों एक दूसरे को सूट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली और मोदी जी की सोने पे सुहागा है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसीलिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल शुरू हो गया जब से नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की चाबी पकड़ी। तो यही वजह है कि निश्चित तौर पर बीजेपी भारी पड़ रही है। लेकिन आपके परिवार के बहुत से सदस्यों ने दावा किया है कि 2027 में मोदी जी रिजाइन कर देंगे और प्रधानमंत्री का पद त्याग देंगे। इसको वॉल पे यहाँ टंगवा दीजिएगा पीछे, तिवारी जी। हाँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, सरेआम कह रहा हूँ, ठीक है। 2031 के पहले अगर मोदी जी चले जाएं तो मैं प्रेडिक्शन करना बंद कर दूंगा। 2029 नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। उसकी वजह समझिए, क्योंकि सिर्फ फर्जी आप रील के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में कुछ भी बोल दे, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। 2021 से 2028 तक मंगल की महादशा चल रही है, उसके बाद राहु आएगा, राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव कहीं ना कहीं गेंस किसका? लक्ष्मी का, खासतौर से पंचम भाव इंटेलिजेंस का। तो 28 में जब राहु आएंगे उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे, अब वो कहेंगे हाँ अब निकलना है, अब मुझे, वो प्लान बनाएंगे। उसके पहले कोई प्लान नहीं है, तो मतलब 29 का प्लान तो मोदी जी तो 5 साल पहले प्लान बना लेते हैं, 24 जीतते 29 का प्लान बना लिया था, तो 29 में तो मोदी जी हैं। मोदी जी जाते हुए मुझे दिखते हैं। देखिए सीधे सीधे मैं ज्योतिष के आधार पे बात करता हूँ, सिर्फ
इसलिए नहीं कि आपको सनसनी फैलाना मतलब क्या है भाई, ज्योतिष ये कहता है राहु की दशा में अंतर खत्म होगा 2031 में, तब मोदी जी जाने की सोचेंगे। और राहु के बाद बृहस्पति आएंगे, बृहस्पति उनके चतुर्थ भाव में, तब वो कहेंगे ठीक अब हो गया, अब सत्ता किसी और को दी जाए। तो 2031-2032 वो साल होगा जब नरेंद्र मोदी भारतीय पटल से अदृश्य होना शुरू होंगे। लेकिन एक बात बताइए, ये सब जानते हैं कि मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है, इतनी स्ट्रांग कुंडली है आपने बता दी, फिर भी एक समय पे ये बताइए अगर मोदी जी को या मोदी जी कहीं से गायब हो जाते हैं तो बीजेपी की कुंडली कैसी है? बीजेपी कैसा करेगी? बीजेपी की कुंडली अच्छी है, और खास तौर से जो सेनापति और युवराज बनाए जा रहे हैं आजकल, भारतीय जनता पार्टी जिन्हें आगे ला रही है, उन सबकी कुंडली इतनी मजबूत है कि आप ये कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पटल से गायब नहीं हो रही भारत के। लंबे समय तक बीजेपी का राज भारत देखेगा, आर्यावर्त देखेगा, निश्चित तौर पर देखेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड इन लाइन है अमित शाह जी, जो सेकंड थर्ड इन लाइन है योगी आदित्यनाथ, सबकी कुंडलियां भारतीय जनता, योगी आदित्यनाथ जी कमाल की कुंडली लेके आए हैं, तो निश्चित तौर पर कर्क लग्न की कुंडली उदय होती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए अभी दिल्ली दूर है बाकियों के लिए। आदित्यनाथ जी की बात आ गई, उनका बता दीजिए, सीएम से पीएम बनेंगे कि नहीं? तो उनके लिए मुझे क्या बताना, हो तो खुद योगी है। नहीं, आपने कहा 25-31 तक तो जा नहीं रहे हैं। मैं कहता हूं योगी की शक्ति वही ताकत है, खास तौर से योगी की शक्ति की वजह से ही जनता में उनकी भक्ति है, और यही मंगल है। देखिए, यही नरेंद्र मोदी को बनाया, यही योगी आदित्यनाथ को, शुक्र मंगल एक साथ। निश्चित तौर पर ऐसा योग लेकर आए हैं कि बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस हो गए। किस कलर का गमछा पहनते हैं? भगवा, ऑरेंज। किसको दिखाता है? सूर्यमंगल। बुलडोजर का कलर क्या? भगवा। इसको दर्शाता है सूर्यमंगल। तो वही करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका शासन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हो आने वाले सालों में और मुखर और मजबूत होगा। लेकिन यूपी के बाहर दिल्ली आएंगे कि नहीं आएंगे? लखनऊ दिल्ली निश्चित आएंगे। कब? मैंने बताया ना, 31-32 तक तो वैकेंसी नहीं है। योगी मोदी जी के राजयोग अभी लंबा है, लेकिन 2032-27 तो क्योंकि प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, ये एक और भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, प्रचंड बहुमत से। अच्छा, क्योंकि भैया की कुंडली इस समय सही नहीं है। भैया मतलब अखिलेश भैया आपके, तो उनकी कुंडली नहीं, हमारे का है, आपके हमारे सभी के हैं, तो प्रदेश के हैं, तो निश्चित तौर पर खास तौर से जो दर्शाता है तारे सितारे, 27% बहुमत से अब योगी आदित्यनाथ शो, अब मोदी शो नहीं। 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शो चलेगा, और वो इतना मजबूत होगा कि 32 में कहीं ना कहीं उनके लिए एक आगे का रास्ता खुलेगा। योगी आदित्यनाथ पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? निश्चित तौर पर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ पीएम बनने जा रहे हैं 2032 में। डंके की चोट पे कहता हूं मैं तो, जो भी कहता हूं, और 100% बनेंगे। आपके मन से ये बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, 2032 में मोदी जी संन्यास लेंगे और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी भविष्यवाणी आज कर दी है प्रतीक जी ने, और इतना कॉन्फिडेंटली आज तक मैंने किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी ज्योतिष को कहते हुए नहीं सुना। इन्होंने जो भी कहा है बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा है। देखते हैं, हम भी यही हैं, इंतजार करेंगे आपकी भविष्यवाणी सच होने का। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे बंगाल की, और इधर आ गए हम लोग, दिल्ली तक पहुंच गए। लेकिन बंगाल में अभी मेरे कुछ सवाल बाकी हैं। आपने कहा कि ममता दीदी तो नहीं आ रही हैं, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आगे ममता दीदी का भविष्य और टीएमसी, उनकी पार्टी का भविष्य क्या दिखता है आपको? बहुत अच्छा भविष्य नहीं दिखता। अपने राजयोग की समाप्ति की ओर है। जैसे मैंने मोदी जी के बारे में कहा, राजयोग 28 के बाद क्षीण होना शुरू होंगे, तो धीरे धीरे, फिर तुरंत नहीं होता इम्पैक्ट। तो ममता दीदी की कुंडली में 2024 में से राजयोग खत्म। अच्छा, तो अब तुरंत देखिए, नहीं, सत्ता नहीं जाती है, तुरंत रात भी नहीं होती है, तुरंत सवेरा भी नहीं होता है, फिर सूर्य आते हैं, धीरे धीरे समय लगता है चढ़ने में। तो वैसे ही 2026 ममता दीदी की और टीएमसी की राजनीति में ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी। टीएमसी की भी कुंडली स्ट्रांग नहीं है? कि टीएमसी की कुंडली बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, और यही वजह मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूं कि 2026 निश्चित तौर पर
गड़बड़ है टीएमसी के लिए। आप देखेंगे अगर राजनीति को तो जब तीसरा मोर्चे की बात आती है तो कहीं ना कहीं दो नेता बहुत उभर के आए थे। एक नीतीश बाबू थे जिन्हें लोग प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे थे जी। एक तीसरा जो फ्रंट बना था, और एक ममता दीदी का नाम बहुत स्ट्रांगली लिया जाता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। जी। आपने कह दिया कि टीएमसी तो ख़त्म है लगभग, लेकिन लोग कयास लगाए बैठे हैं ममता दीदी के पीएम बनने के। तो कयास लगाइए चाहे प्रयास करिए, जिसका मतलब हमारे राहुल गांधी भी तो कब से प्रयास कर रहे हैं। तो कयास और प्रयास बिना सफल नहीं हो सकते सितारों के वरदान के बगैर, ग्रहों के वरदान के बगैर। तो वो नहीं दिखते हैं। कयास और प्रयास ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष ना प्रयास करके सीखा जा सकता, ना कयास करके बताया जा सकता। इसे सीखा, समझा और आत्मसात करने के लिए जमाना चाहिए। उसी के साथ साथ खास तौर से प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है। तो मैं कयास और प्रयास दोनों ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो साफ कर रहा हूँ जो कुंडली दिखती है 26 से कहीं ना कहीं पराभव दिखता है। शुभेंदु अधिकारी का सीधे सीधे मैं नाम ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में उद्भव दिखता है। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ यही वो साल होगा जो टर्निंग पॉइंट होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी अपना सर्वस्व झोंक देगी, अमित शाह अपना सर्वस्व झोंक देंगे बीजेपी को वहाँ वापस सत्ता में लाने के लिए। तो बीजेपी इस बार आ रही है और ममता दीदी जा रही है। और प्रधानमंत्री भी कभी नहीं बनेंगी। प्रधानमंत्री बनना होता बन जाती। वैसे भी उन्होंने तो कहा है अमित शाह ने कि नो वैकेंसी इन दिल्ली टू 2047 तक। आप तो 26 में हैं अभी। मतलब अमित शाह को फॉलो कर रहे हैं आप। मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ तो देश कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। चलिए, बात हो गई बंगाल की। आसाम में भी इस बार इलेक्शन है, केरला के भी हैं। तो आसाम को लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, आसाम की कुंडली खास तौर से, और जब हेमंत बिस्वा की कुंडली बनाई जाती है तो हेमंत बिस्वा की कुंडली जबरदस्त, अभूतपूर्व। अगर कोई बड़ी बात नहीं होगी आने वाले समय में, ये बार तो जीत ही रहे हैं 2026 में। भारी बहुमत से हेमंत बिस्वा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शपथ लेने जा रही है। लेकिन वो केंद्र की राजनीति में भी आ सकते हैं आने वाले समय में। वो जिस दशाओं में गुजर रहे हैं अंतर प्रत्यंतर में, और खास तौर से जो मंगल उनका और खास तौर से राहु प्रभावी हो रखा है, तो वो जादूगर हैं। और वो जादू कोई बड़ी बात नहीं, गुवाहाटी से दिल्ली तक आ जाए। और वैसे भी खास ब्लैक मैजिक की धरती भी है, गुवाहाटी से चंद कदम आगे। तो निश्चित तौर पर बेहतरीन समय हेमंत बिस्वा के लिए। असम में भगवा फिर से लहरा रहा है। ब्लैक मैजिक आप बीच में ले आए, लोग कहेंगे ब्लैक मैजिक करके आ रहे हैं क्या? ब्लैक मैजिक की धरती है, लेकिन ज्योतिष का उससे कोई ताल्लुकात नहीं। ज्योतिष शास्त्र है, गणित है। तो अगर मैं इसको अलग तरीके से कहूँ कि जो जितना ज़्यादा हिंदूवादी होगा उतना ही ज़्यादा, आपने योगी का नाम ले लिया, आपने हेमंत विश्व शर्मा का नाम ले लिया, तो जितना मुखर और जितना हिंदुत्ववादी चेहरा है उतना ही आगे बढ़ेगा। आडवाणी जी हिंदूवादी नहीं थे? बिल्कुल थे। फिर क्यों नहीं सरकार बना पाए? अटल जी हिंदूवादी नहीं थे? एक वोट से सरकार क्यों गिर गई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदूवादी नहीं थे? सरकारें नहीं बनी ना जी। सरकारें अब बनी है। तो क्यों बनी है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कुंडली इंपॉर्टेंट नहीं है। वही मैं आपको सब बता रहा था इसके पहले। आपके कौन सा फेस है? 2014 में ऐसा कौन सा जादू चला कि पूरा भारत पागल होकर वोट दे रहा था? वो मोदी जी का मैजिक है, वो कुंडली है। तो इसीलिए इंडिविजुअल कुंडली इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने आपसे कहा, हिंदूवादी नहीं बोला मैंने। और सनातन की परंपरा को जारी रखना कहाँ से खराब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो आडवाणी जी ने भी जारी रखी, वो मुरली मनोहर ने भी जारी रखी, वो आज अमित शाह और मोदी जी भी जारी रख रहे हैं। लेकिन आपकी कुंडली में क्या बल है? मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि बहुत ऐसे राजनेता होते हैं जिनकी कुंडली मोदी जी के टक्कर की होती है, लेकिन देश दशा काल सही समय पे सही पार्टी में नहीं है, नहीं फलित होती है। तो सही समय पे सही जगह पे मोदी जी हैं, इसलिए फलित हो रही है। अगर हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदूवादी नीतियों की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और कल्याण सिंह से बड़ा हिंदूवादी कोई था इस देश में। अच्छा, जब आते हैं टिकट विकट फाइनल करने होते हैं, फाइनल लिस्ट जानी होती है, तो पूछते हैं कोई कुंडली दिखाते हैं? देखिए, कुंडली तो मुझे लग रहा है आपसे बात करके कि कुंडली भी मंगानी चाहिए भैया। अगर कंपनी में नौकरी रखना है तो भी कुंडली मंगा लो सीवी के साथ में। तो किसी पार्टी से टिकट देना है तो भी पहले कुंडली मंगा लो, प्रतीक जी से पूछ लो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इसको देना ठीक है टिकट कि नहीं है। इस देश के, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इस देश के बहुत बड़े डॉक्टर्स जो कि हेड हैं अपनी अपनी जगहों पे, हाँ, वो अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं, अपनी बेटियों की, अपने बेटों की, बच्चे होने पे कुंडलियाँ दिखाते हैं और मुझसे टाइम भी निकलवाते हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अब आपने मंत्रियों की बात करी, क्यों नहीं, कौन नहीं? राजनीति कोई क्या घर में बैठने के लिए और चौराहे पे पान खाने के लिए करता है?
हर किसी को कहीं ना कहीं विधानसभा या राज्यसभा या संसद चाहिए। तो इसीलिए वो दिखाते हैं, और दिखाना गलत क्या है। मैं नाम नहीं ले सकता ओपनली, और मैं ऐसा ज्योतिषी हूँ तिवारी जी कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि फला है उनकी ये, जो आता है मेरे पास उनकी कुंडली कभी मैंने रिवील नहीं करी, चाहे मुझे, लेकिन मैं अपने प्रोडिक्शन उनकी कुंडली के जो असली मुझे को मिलती है, मेरे पास कईयों की है, मैं नाम नहीं लूंगा, सबकी असली कुंडली मैं उसी के हिसाब से प्रोडिक्शन करता हूँ, बट लेकिन मैं रिवील नहीं करता, चाहे कितना भी हो जाए। ये ज्योतिष की मर्यादा है। तो निश्चित तौर पर चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे आईएएस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, और सबसे बड़ा बात मैं कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर्स को सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा दिखाते हैं कुंडली। चलिए केरला का बताइए, केरला में क्या होगा? केरला में बीजेपी की स्थिति बेहतर दिखती है इस बार, खास तौर से केरला में कांग्रेस और खास तौर से कम्युनिस्ट, इनकी बेहतरी है। केरला जो बीजेपी थी पहले, वहां से उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केरला पूरा जल प्रधान स्टेट है। मोदी जी की दशा है मंगल प्रधान, अग्नि की, और जल अग्नि में जाता है तो क्या, अग्नि को बुझा देता है। तो कोई बहुत बड़े मैजिक की आप कल्पना ना करिए केरला में। यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन मोदी की स्वर्णिम काल चल रहा है। लग्नेश की दशा रुचक योग कहते हैं तिवारी जी, कि अगर मंगल लग्न में हो अपनी ही राशि में, केंद्र में, रुचक योग से चलना है 2021 से, तो हारेंगे तो है ही नहीं, ऐसी जगह होगा ही नहीं कि बैकफुट पे आ जाए। तो इसलिए केरला में भी बेहतरी आएगी, लेकिन सरकार प्रभावी रूप से निर्णय, मतलब सीटों पर आना, वो नहीं दिखता। ये आपने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया कि मंगल अग्नि और वो जल प्रधान। निश्चित तौर पर तमिलनाडु में भी काफी एरिया है जल प्रधान। तमिलनाडु तब भी नहीं है, मतलब जिस तरह से केरला है। हाँ। लेकिन तमिलनाडु की अगर आप मुझसे बात करें, तमिलनाडु में भी बीजेपी का कोई भी खास इस बार रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसा ना लगे कि मैं हर जगह बीजेपी, नहीं, तमिलनाडु में नहीं दिखता। मैं यही पूछने जा रहा था, एक तरफ तो आप कह रहे हो मोदी की कुंडली स्ट्रांग है, तो बंगाल जीत रहे हैं, आसाम जीत रहे हैं। हाँ। अब जहाँ केरला की बात आई, तमिलनाडु की, बच्चा जानता है बीजेपी नहीं आनी है। हाँ। वहां आपने कह दिया कि नहीं आना ही, यहाँ मोदी कुंडली नहीं चलेगी। स्टेट्स है। ऐसे तो बच्चा ये भी कह रहा है बंगाल में दीदी को नहीं हरा पाओगे, मैं तो डंके चोट पे कह रहा हूँ हराने जा रहे हैं। ऐसे तो बच्चा ये कह रहा है कि बंगाल में दीदी को नहीं उखाड़ सकते आप, और कितना कोशिश कर ली, पिछले 12 साल से एक ही कोशिश हो रही है कि बंगाल में आ जाए, नहीं आ पा रहे हैं। इस बार आ रहे हैं, क्योंकि ग्रह दशा दूसरे सामने वाले की क्या है, तमिलनाडु में क्या है, स्टेट्स क्या कह रहा है, स्टेट्स की जो कुंडली बनती है, जब स्टेट बनता है, वहाँ के मुख्यमंत्री की कुंडली, उनकी पार्टी की कुंडली यहाँ पे, तो वहाँ स्थितियाँ खराब हैं। असम में स्थितियाँ अच्छी हैं, तो मैं कह रहा हूँ। यूपी में पिछली बार सीटें कम हुई, मैंने कहा इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। आप ये भी तो बात बोलिए। मैं तो इस बार तो अखिलेश बहुत तैयारी कर रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं बहुत समय हो गया भाई बीजेपी को, तब भी मैं कह रहा हूँ इस बार सीटें बढ़ने जा रही हैं 22 से ज्यादा। क्यों, जो जहां दिख रहा है ज्योतिष के आधार पे कहेंगे। लोकसभा में क्या हो गया था उत्तर प्रदेश में? निश्चित तौर पर, खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहां पे कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ टाइटन्स था। जब सूर से लड़ रहा होता है तो दिक्कत आती है। और नाम बता दीजिए सूर वालों के। सूर से लड़ रहा, नहीं बता भी दीजिए। तो वो दिक्कत थी, क्योंकि दो एक ही दिल्ली और लखनऊ, 5 कालिदास मार्ग और इधर लोक कल्याण मार्ग, ठीक, यहाँ का जो था, और दोनों बली हैं, और दोनों इत्तफाकन क्या है, सूर्यमंगल मजबूत लेके आए हैं। एक होता है राजनेता बनते हैं राहु की वजह से, एक होता है राजनेता बनते हैं बृहस्पति की वजह से। जैसे सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, बृहस्पति देन थी। हाँ, जबरदस्त बृहस्पति, इंटेलिजेंट, अब जो कह लीजिए आप, ठीक है, हाँ, माइंड, इंटेलिजेंस, अच्छी वक्ता, बृहस्पति वाली थी वो। तो अब आप उसकी वजह से बनते हो, और अब जो दो सूर्य मंगल, जब दो सूर्य आमने सामने होते हैं तो वो इशू होता है। तो इसीलिए वहाँ इशू ज्यादा आपको नजर आया। अब आपने एक चीज और पूछी, कहा 2024 में क्या हो गया। अंक किसका था? शनि का 8, वो दिक्कत दे गया। और नरेंद्र मोदी जी की जब कुंडली का सम करते हैं 8, तो खास तौर से, और 5 कालिदास मार्ग का शनि भी बड़ा मजबूत है। तो निश्चित तौर पर वो थोड़ा सा स्थिति खराब हुई। 27 में नहीं दिखती है, 27 दोनों का सही है चंद्रमा, 29 एक का कर्क लग्न है, 29 भी स्थिति अच्छी है। निश्चित तौर पर बढ़ेंगी सीटें। हाँ, इस बार बढ़ेंगी। प्रतीक जी, दिल्ली की बात चलती है तो मोदी के बाद जो नाम आता है वो है अमित शाह का, और ये भी बहुत कयास लगाए जाते हैं कि वो पीएम बनेंगे, मोदी जी जाएंगे तो उनकी बारी आएगी, उनके बिना बीजेपी चल नहीं सकती है। यहाँ तक कह देते हैं लोग कि बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी बन जाए, लेकिन पीछे से जो दिमाग चलेगा चाणक्य जी का, वही चलेगा, उसके बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। देखिए, आप जैसे प्रभावी एंकरों की वजह से एक लाइन मेरी बड़ी फेमस हो गई है। आपने मुझे प्रभावी माना, उसके लिए पहले धन्यवाद आपका। तो एक वो लाइन है, शहंशाह अमित शाह।
मैं हमेशा कहता हूं, क्यों? कन्या लग्न की कुंडली है, स्टॉक ब्रोकर का काम भी करते थे, क्योंकि बुध का काम ही वही है। शेयर मार्केट मुंबई में पैदा हुए, अच्छा, उसके बाद प्लास्टिक का काम करने लगे। किसका? प्लास्टिक के पाइपों का। वहां से भी क्या निकलता है? बिजली या पानी, संचार। तो चाणक्य का काम क्या था? संचार, बुद्धि दौड़ाना। तो निश्चित तौर पर मैं एक ही लाइन कहता हूं, शहंशाह अमित शाह, उनका प्रभाव जारी रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी रीढ़ है। कन्या लग्न की जब कुंडली होती है, बात देखिए क्यों का लोग नहीं कहते हैं कि मोदी का कुर्ता पकड़ के अमित शाह कहां पहुंच गए। उसकी बात समझिए। वृश्चिक लग्न होती है मोदी की, 11वां भाव क्या होता है? लाभ का। 11वें भाव में क्या, कौन सी राशि होती है? कन्या। इनकी वो लग्न है, एक दूसरे के लाभ के लिए पैदा हुए हैं कि ये जब इनके साथ जुड़ेंगे तो सिर्फ लाभ होगा। तो दिल्ली से अगर आप अमित शाह हटा दें तो बीजेपी, जैसे आपने मोदी जी के लिए यही प्रश्न किया, तो अमित शाह भी वो रीढ़ हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात यहां कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री पद मुखिया होता है और उसमें बिना सूर्य और राहु और शनि के कुछ होता नहीं है। ये एक एंगल है जो मुझे थोड़ा सा कमजोर दिखता है शहंशाह अमित शाह की कुंडली में। तो यहां एक बारीकी से जब मैं अध्ययन करता हूं, मुझे लगता है अमित शाह कहीं ना कहीं पीएम इन वेटिंग ना रह जाए। जब मुखिया की बात करी आपने घर के, तो मुखिया पेपर पे तो अध्यक्ष को ही मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है। अभी बने हैं नितिन नवीन, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, कुंडली नहीं है, लेकिन हाँ, जितना प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से तो कुंडली प्रभावी है। बड़ा जमीनी काम करने जा रहे हैं। खासतौर से जो नड्डा जी ने जमीन और आसमान दोनों में काम किए, यहाँ जमीन पे फोकस ज्यादा हो जाएगा। और आते भी कहाँ से है? बिहार से, जहां पहली अर्घ किसको दी जाती है? सूर्यदेव को। तो निश्चित तौर पर, और सूर्य जनता का भला करने वाला प्रथम ग्रह, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए, जमीनी कार्यों के लिए नितिन नवीन का कार्यकाल जाना जाएगा। आने वाला समय नितिन नवीन के लिए स्वर्णिम काल लेके आया है। और 26 तो एवरेज जा रहा है, 27 कहीं ना कहीं नितिन नवीन के लिए और बेहतर रहेगा। चलिए, 2026 का ये पॉडकास्ट प्रतीक जी के साथ था और भारतीय राजनीति के ऊपर था। हमने भारतीय राजनीति के हर पहलू को छूने की कोशिश करी, हर बड़े राजनेता को छूने की कोशिश करी। आपको नज़र आया होगा इस पॉडकास्ट पे हमने जो चालू किया है, तो लगभग पूरे भारत को हमने भारतीय राजनीति को कवर करने की कोशिश करी। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। युवा कास्ट टीवी को देखते रहिए। और आप अगर चाहते हैं कि हमारे चैनल पर कुछ ऐसे गेस्ट आए जो आपको ऐसी जानकारी दे सकें जो किसी भी पॉडकास्ट में नहीं मिलती है, तो उन गेस्ट के नाम आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में जाकर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और युवा कास्ट टीवी का पॉडकास्ट देखते रहिए। अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।